हमारे यहाँ तो नाचने वाली को जो है वो 2 करोड़ बिल्कुल रुपए 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, टैलेंट को कुछ नहीं मिलता, टैलेंट रोता रहता है और जाया हो जाता है। और मेरा एक ड्रीम है कि जब तक वो अचीव नहीं करूंगा खेलता रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान भी चली। जब वर्ल्ड चैंपियनशिप WBBF की सिलेक्शन आ रही थी तो मुझे डेंगू हो गया। रमीज भाई, सॉरी टू से बट मैंने सुना था कि आपने एक इवेंट के लिए अपनी गाड़ी सेल कर दी थी। एक बॉडी बिल्डर 500 एथलीट से फाइट करके वर्ल्ड चैंपियन बनता है, सारा फोकस क्रिकेट में है। अब मैं बताऊं क्रिकेट पे भी क्यों है। अब मैं तो बोल दूंगा ऐसे ऐसे मुझे राज पता है भाई, गैम्बलिंग है ना, जुआ है, सट्टा है, इसलिए वहां पैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ जो एथलीट है वो बेसिकली सिर्फ एथलीट नहीं है, वो एक ब्रांड है। उन्होंने पाकिस्तान में कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा और माशाल्लाह से अब जो तैयारी है वो है इंटरनेशनल कंपटीशन की। यस, मैं बात करने वाला हूँ RI के रमीज़ इब्राहिम खान। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो रमीज़ भाई, मैं तो फॉलो आपको बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी ऑडियंस को बताएं अपनी जर्नी के हवाले से कि कितने टाइम से जो है आप प्रेप कर रहे हैं प्रोफेशनल कंपटीशन के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गए 15 साल इस फील्ड के अंदर, और 15 साल में मैंने तकरीबन 26 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, सिटी और सूबाई गेम्स शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी अचीवमेंट ली हैं, अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं। 24 टाइटल्स एंड चैम्पियनशिप्स माशाल्लाह जीती हैं मैंने, और कुछ तो मुझे याद भी हैं, कुछ नहीं भी याद है। तो डिफरेंट टाइटल्स लिए हुए। अब इंशाल्लाह पिछले 2015 से जो है मैं इंटरनेशनल कम्पीट कर रहा हूं। माशाल्लाह। तो बस अब वो एक ही ड्रीम है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री बनानी है। असल में वर्ल्ड चैंपियनशिप तो बहुत से बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के खेलने जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन अब तक किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी पाकिस्तानी किसी कैटेगरी में गोल्ड मेडल नहीं लाया है। सही बात, अगर लाएं तो मास्टर में लाएं, सही जो 40 साल से ऊपर कैटेगरी होती है या 50 साल से ऊपर की कैटेगरी। सही ना बॉडी बिल्डिंग में आज तक कोई गोल्ड मेडल हुआ है सही, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एशिया में तो हुए हैं, वर्ल्ड में नहीं हुए। ठीक है। ना वर्ल्ड में हुए हैं, बॉडी बिल्डिंग में हुए हैं, ना क्लासिक फिजिक में हुए हैं, ना मैन फिजिक में हुए हैं, और अभी कोई नई कैटेगरी आई है जीन्स मॉडल, सही है। उसमें भी कोई नहीं हुआ। तो इसका रीजन क्या है कि ये ऐसा होता क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इसका- मेडल्स आते क्यों नहीं है? देखें इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो बहुत सारी बन चुकी हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा रीज़न ये है, उसकी वजह ये है कि जब फेडरेशन ज़्यादा होती हैं तो फिर प्लेयर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते होंगे। डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अच्छे प्लेयर्स कहीं खेल रहे हैं, कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं सही खेल है। रहा है। अगर सारी टीम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए और बॉडी के हिसाब से उनको भेजा जाए कि भाई आप फलानी
चैंपियनशिप में जाएं, आप उसके पास मेडल ले आएंगे, आप फलानी चैंपियनशिप से ले आएंगे, आप फलानी से ले आएंगे, तो उस हिसाब से फिर मेडल ज्यादा आने शुरू हो सही जाएंगे है। अगर सब एक हो सही जाए। है। इंटरनेशनल वैसे अंदरूने खाना एक ना हो, वो कभी हो नहीं सकते। सही है। लेकिन इंटरनेशनली एक हो जाए तो भाई सिलेक्शन कमेटी बैठे, लड़के सेलेक्ट करें साल के एक ही दफा में। बिल्कुल। पूरे साल के लड़के निकाल लिए, भाई ये लड़का मसलमानिया जाएगा, ये लड़का WBBF जाएगा, ये WFF जाएगा, ये IFBB में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये फलानी चैंपियन, ये नोबी में जाएगा। सही। तो इस तरह जो है आप लड़कों को डिवाइड कर दें। अच्छा, इससे तो पाकिस्तान की फेडरेशन को, बॉडी बिल्डिंग को बहुत नुकसान होगा, कभी प्रमोट ही नहीं कर पाएगी, बस ये अपने आपस में अपने में लोगों में रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो सबसे महंगा और सबसे हार्ड वर्क स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग। दिखने में तो स्टेज पे बहुत आराम से लड़का लगता है कि मतलब यार इसकी बॉडी है, या इसने स्टफिंग की हुई है, या इसने सप्लीमेंट्स ली हुई हैं, लेकिन जो इसकी बैक लाइफ है, पीछे देखा जाए कि वो कितने हार्ड वर्क। क्योंकि आपने देखा है रमीज भाई, सॉरी टू से, मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। ऐसी मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज के ऊपर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट भी मजबूर है ना, गवर्नमेंट के पास भी तो वैलिड रीजन है कि हम सपोर्ट करें तो किसको करें। आपने फेडरेशन इतनी सारी बना ली है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट क्यों करेगी? गवर्नमेंट तो आपको जब सपोर्ट करेगी जब फेडरेशन जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में, चलो दो हो, एक ओलंपिक्स की हो, एक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की हो। सही है। अभी तो हर दूसरे ने एक अपनी फेडरेशन बना ली है, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने हाथ हटा लिया। सही है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट से अभी रिसेंटली जो है वो लोगों ने फंडिंग निकाली है, फंड्स निकालती है गवर्नमेंट, लेकिन जो है वो फंड्स क्लियर तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते ये नहीं पता। अब तो इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स आने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर्स की भी जो फंडिंग होती है वो पूरी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर्स के मतलब आप बात कर रहे हैं स्पॉन्सर की शायद? जी। अच्छा, ये पाकिस्तान में स्पॉन्सर्स हैं जो बिल्कुल हैं, पाकिस्तान में पहले नहीं थे स्पॉन्सर, अब आना शुरू हो गए, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब से पाकिस्तान की जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपनी मदद आप अपने गुड्स को सेल करके पहुंचे इंटरनेशनल, वो मेडल्स लेकर आए, बड़ी मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, उनकी कुर्बानियां आने के बाद जो है प्राइवेट स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं सही। जब उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो प्लेयर्स तक अगर नहीं पहुंचती चीज़, और फिर प्लेयर शिकायत कर देता है कि भाई मुझ तक ये नहीं पहुंचा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो फिर प्राइवेट स्पॉन्सर भी अपना हाथ हटा देते हैं। सही। मैं रमीज भाई को जो फॉलो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और रमीज भाई पाकिस्तान के फेमस एथलीट में से एक हैं। तो रमीज भाई, मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारी क्या सारी ही वीडियोस देखता हूँ। मैंने आपकी एक रिसेंटली वीडियो देखी थी, उसके अंदर आप बड़े डिसहार्ड हुए थे, और उसमें बोला था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बॉडी बिल्डिंग जो है क्विट कर दूंगा। इवन मैं फाइनेंशियली हालात से कह रहा हूँ कि आपने बोला था आपने किसी को सपोर्ट की अपील की थी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पिछले 7 सालों से मैं अपनी जेब से जो है इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और कर करके अब इस नौबत पे आ गया हूँ कि अब मेरे पास कुछ सेल करने के लिए नहीं रहा। सही। 7 सालों में जो था वो जो कुछ था सब खत्म कर दिया अपने इस ड्रीम की खातिर, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने की खातिर। और लेकिन उस दौरान ना तो कोई रिवॉर्ड मिला, ना तो कोई अच्छा मुझे अचीव भी नहीं करने दिया। सीधी सी बात है। लोग बोलेंगे आपने अचीव नहीं किया कुछ भी, मैं अचीव कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं अचीवमेंट ले चुका हूँ, और मेरी अचीवमेंट को रोका गया, कंट्रोवर्सीज हुई और कंट्रोवर्सीज का शिकार हुआ मैं। उसके बाद जो है मैं वर्ल्ड चैंपियन 2019 में बन जाता, फिर 2020 में कोविड आया, 21 में बन जाता, फिर 21 में नहीं बन सका, कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 2022 में अब भी मजीद मैं कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। तो फिर मुझे था कि मुझे स्पॉन्सर हो जाएगा, मुझे अपनी कंडीशन पे बड़ा भरोसा था। असल में जब ये मैंने तैयारी शुरू करी तो मैं बड़ा फिट जा रहा था, अचानक मुझे लोअर बैक इंजरी हुई। लोअर बैक इंजरी मुझे हुई थी आज से 2015 में। मैं ट्राइसेप के डंबल्स कर रहा था बोथ हैंड, तो मेरा ध्यान कहीं और था, कुछ टेंशन में था मैं, जिसकी वजह से मुझे इंजरी हुई और मैं गिर गया डंबल से। मैं बहुत हैवी डंबल था 40 kg का, उसमें फिर मेरी लोअर बैक में गैप आ गया, 4-5 मोरों में मेरे गैप आ गए। सही है। तो वो मैं इंजरी को लेता इग्नोर करता हुआ चला रहा था कि ऑपरेट नहीं कराना, डॉक्टर ने ऑपरेट का बोला था, लेकिन मैं उसको चलाता रहा और मैंने काफ़ी हद तक उसको हील किया स्ट्रेचिंग से और डिफरेंट चीज़ों से। अभी वो इंजरी मेरे पास चल के दोबारा, मैं लास्ट ईयर डिप्रेस्ड हो गया था
कुछ कंडीशंस ऐसी मैंने फेस की थी, तो मैं एडमिट भी रहा हूँ हॉस्पिटल में, डिप्रेस, मुझे सेप्टिक शॉक लग गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई कुछ भी बोलता था तो मुझे समझ नहीं आती थी। फिर उस शौक से मैं निकला, मुझे मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, जैसे इमरान भाई हैं सिंध से, सिंध के सेक्रेटरी हैं, और बॉबी हैं, आफाक हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे समझाया बिठाया कि यार तू कर, आगे निकल, होगा कुछ ना कुछ सेटिंग बनेगी, आज नहीं तो कल शर्मिंदगी होगी उनको और तू अपनी पोजीशन लेगा, एक बार और ट्राई कर। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जब गैप दे दिया था तो फिर जो मेरी इंजरीज थी वो आ गई थी, तो लोअर बैक इंजरी हुई मुझे, उसके बाद फिर मैं लोअर बैक इंजरी को मैंने इग्नोर किया हमेशा की तरह। सही। उसके बाद मुझे जो है वो चेस्ट मसल टिश्यू डैमेज हो गया। एक दिन मैं बेंच कर रहा था हैवी वेट से, तो वो जाहिर है मैंने बहुत टाइम बाद वर्कआउट छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया, डाइट छोड़ दी थी, मैंने वर्कआउट बहुत टाइम बाद शुरू किया और बहुत हैवी करना शुरू कर दिया, तो फिर जो मेरे चेस्ट मसल टिश्यू है वो डैमेज हो गया। सही। उसको उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला अब आपने वर्कआउट नहीं करना है, छोड़ देना है। फिर मैंने सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट छोड़ दिया, बाकी मैं करने लग गया, तो इग्नोर किया उनको भी। फिर उसके बाद जो है उसी दौरान मुझे सर्टी का पेन हो गया, अरकुन निसा। तो अरकुन निसा एक ऐसा दर्द होता है जो इंसान की टांगे सुखा देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और वो लोअर बैक से शुरू होता है और वो किसी को लेफ्ट लेग में होता है, किसी को राइट में होता है। तो वो अरकुन निसा होने की वजह ये थी कि एक तो मेरी इंजरी लोअर बैक की इग्नोर करना, फिर उसके बाद शायद कोई गलत एंगल से मैंने कोई वर्कआउट किसी दिन किया जिसकी वजह से मुझे अरकुन निसा सर्टिका पेन हुआ। वो लोअर बैक से दर्द शुरू होता है और वो आपकी टांग में हैमस्ट्रिंग से होता हुआ काफ तक और उंगलियों तक जाता है। उस दर्द में इतनी तकलीफ होती है कि एक सेकंड को भी आराम नहीं होता। ऐसा दर्द होता है कि आप एडवांस वारन भी ले लें और पेन किलर्स भी ले लें तो वो भी असर नहीं करते। मगर उस दौरान भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, उस शदीद तकलीफ में मैं ट्रेनिंग करता रहा इग्नोर करके कि बस कुछ भी हो जाए मैंने तैयारी करनी है, ये साल ज़ाया नहीं करना। माइंड बना लिया था, डाइट कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो इसलिए लगा रहा, ट्रीटमेंट चलाता रहा, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, पूरे कराची के कोई 8-10 डॉक्टर्स को मैंने दिखा दिया, लेकिन किसी की दवा से आराम नहीं आ रहा था। लेकिन खैर मैं कंटिन्यू चलाता रहा, कुछ स्ट्रेचिंग करता रहा, कुछ अपने आप को तसल्ली देता रहा कि कर जाऊंगा, शायद ये चला जाएगा दर्द। उसके बाद फिर मुझे अचानक जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप WBBF की सिलेक्शन आ रही थी तो मुझे डेंगू हो गया। उसके 10 दिन बाद जो है सिलेक्शन थी, उस डेंगू में मेरा 14 kg मसल मास गिर गया। 14 kg। और वो उस वक्त मैं था बिल्कुल लीन मसल मास पे। जब 14 kg मेरा मास गिरा तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था और 10 दिन में घर में पड़ा हुआ था। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई अब सिलेक्शन है, तो मैं ऐसे ही उठ के सिलेक्शन में चला गया। मैंने वहाँ जाके ट्रायल दिए, ज़हरे में वीक लगने लगा। बिल्कुल। तो उस दिन से फिर डेंगू मेरा, मैंने ना टेस्ट कराया ना रिपोर्ट ली, मैं जिम चला गया, जिम जाके मैंने ट्रेनिंग की, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल किया। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मुझे डॉक्टर ने बोला आपको कम से कम 2 महीने का रेस्ट करना चाहिए, फिर आपकी रिकवरी होगी। मैंने कभी भी नहीं सुनी डॉक्टर की, मैंने हमेशा अपनी जो मेरी मर्जी हुई वही की। खैर मैं कर गया, मैंने जो है शुरू किया दोबारा से डाइट वाइट सारी चीज़ें करता रहा, ट्रेनिंग, स्टिल सर्टी का पेन चल रहा था। फिर एक मुझे नर्व्स के डॉक्टर मिले, उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया कि वो पेन जो है बर्दाश्त के काबिल हुआ, 50% पे आ गया वो। उसकी दवा कोई इलाज नहीं था, उसका एक ऑयल था, उसको मैंने यूज़ किया, काफ़ी उससे मुझे फ़र्क आया। उस दौरान मैं करता रहा। जैसे ही वेदर चेंज हुआ भी सर्दियों का, फिर ये पेन बढ़ गया और ये इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब कुछ दिन रह गए। अच्छा, फिर एक अचानक से मुझ पे जो है वो ये सब चल रहा था, फिर बीच में मेरी कंडीशनिंग हो गई, अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। एंड टाइम पे कॉन्टेस्ट से तकरीबन कोई हफ्ता भर 20 दिन पहले कहा कि आप स्पॉन्सर नहीं है, और मैं माइंड सेट करके बैठा हुआ था कि मैं स्पॉन्सर हूँ, क्योंकि इस बार जो मैंने तैयारी की उस पर बहुत खर्चा हो गया मेरा, क्योंकि मैंने इस बार एडवांस तैयारी की, हमेशा से ज़्यादा डाइट भी ज़्यादा की है, सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा लिए हैं, ट्रेनिंग भी ज़्यादा की है। तो इस वजह से मेरे एक्सपेंस बहुत हो गए और महंगाई इस बार बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी मिली है, इतनी महंगी मिली है, तो ठीक ठाक मेरे पैसे तैयारी पे लग गए। तो इंटरनेशनल ट्रिप का कुछ आसरा नहीं था, एक ही आसरा था स्पॉन्सर। और मुझे बड़ा यकीन था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि यार मैं अपनी कंडीशन इस काबिल कर लूँगा एंड तक
कि मुझे आंख बंद करके स्पॉन्सर हो जाएगा। मैं क्लासिक फिजिक की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता है उस कैटेगरी में आराम से मुझे स्पॉन्सर होगा, और हर साल गोल्ड के करीब होता हूँ, तो वो तो मिलता नहीं है, वो तो वहां का मसला है कि मुझे मिलता नहीं है, या यहाँ के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, क्या चक्कर है, मुझे गोल्ड नहीं मिलता। लेकिन होता तो मैं उस कंडीशन में, तो मुझे पता है कि मैं उस अब इतने सालों से वहां जा रहा हूँ, तो मुझे वहां की जजिंग सब कुछ आइडिया हो गया क्योंकि मैंने वहां के जजिंग सेमिनार अटेंड किए हैं, मैंने वाडा की वर्कशॉप अटेंड की है, तो मुझे इतना आइडिया है कि वो लोग जजिंग में क्या चेक करते हैं, क्या उनकी जजमेंट होती है, उस हिसाब से मैं तैयारी करता हूँ। इस बार मैंने उस हिसाब से तैयारी की, जो लास्ट टाइम उन्होंने मुझे रीजन दिया, उस रीजन को देखते हुए इस बार आपने उस रीजन को कवर कर लिया कि अच्छा भाई, उन्होंने कहा कि अब ये आप ऐसे थे इसलिए हमने ऐसा किया। इस बार मैं और ऊपर से आया और बहुत मैसिव आया। सही है। अपने पुराने कॉन्टेस्ट का जो लास्ट स्टेज का वेट था, उससे मैं 12 केजी मसल मास ज्यादा लेके जा रहा हूँ। पहले जो इस वेट पे मैं खड़ा हुआ था, 12 केजी ऊपर खड़ा हो रहा हूँ। तो अब इस तरह से चल रहा था, तो फिर जब मेरी कंडीशन बहुत अच्छी हुई, तो मुझे बोला गया अच्छा आप रुके, हम आपको 50% स्पॉन्सर अभी कर देते हैं, अगर आप मेडल लेते हैं तो हम आपको 100% करवा देंगे, जो आपने टिकट वगैरह लिया होगा वो रिफंड हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर बिल्कुल 5 दिन पहले आके मुझसे कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, फिर 5 दिन पहले पता लगता है कि आपकी एंट्री नहीं गई है, आपका नाम ही नहीं गया। फिर वहां से मना हो जाता है कि भाई एंट्री तो आई नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो फिर वो एक अलग टेंशन, और टेंशन के अंदर जब आपका कर्टिसोल लेवल का मसला होता है, हैप्पी हार्मोन्स का मसला होता है, तो आपकी बॉडी की जो कंडीशन है ना वो खराब होती है। आप जितनी टेंशन लेंगे उतनी बॉडी खराब होगी, चाहे आप डाइट पूरी ले रहे हो, नींद पूरी ले रहे हो, ट्रेनिंग पूरी कर रहे हो, सप्लीमेंट्स पूरे चल रहे हो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी टेंशन खत्म नहीं होगी, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड बेसिकली स्ट्रेस लेवल इतना ऊपर चल जाएगा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, खराब होना शुरू होती है। तो मुझे 5 दिन पहले ये एक शौक लगा कि यार मेरा तो नाम ही नहीं गया है, और मुझे जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं जैसे कोई नया हूँ, या मैं बिल्कुल फारिग हूँ, या मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर भी मेरे वही दोस्त सारे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे समझाया कि तुम हिम्मत नहीं हारो, तुम इस बार अपनी पीक कंडीशन पे हो, जितनी तुम्हें तकलीफें हुई हो उतने अच्छे तुम हो गए सही, और इस बार तुम अपनी तमाम तैयारियों से बहुत अच्छे हो। फिर मैंने अपने आप को वाकई नोटिस किया, पिछली तैयारियों से कंपैरिजन किया, तो पिछली तैयारियों से लाख दर्जे अच्छी तैयारी, मेरी सबसे आखिरी और अच्छी तैयारी ये मेरी थी। सही। ये मेरी ऐसी तैयारी थी कि बहुत जबरदस्त, मतलब अभी भी मैं कंडीशनिंग में हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूँ। इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूँगा 16 तारीख को, लेकिन स्टिल नो स्पॉन्सर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, चैनल पे भी आई थी वो। मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि भाई मैं इन हरकतों की वजह से मुश्किल हालात में आ गया, अगर मेरे माइंड में ये सेट होता कि आप 1 महीने पहले भी मुझे बता देते ना कि आप स्पॉन्सर्ड नहीं है, या 1.5 महीने पहले मुझे मेरा माइंड बना देते कि आप कुछ भी कर लो, हम आपका नाम भेजें या ना भेजें, आप अपना इंतजाम कर लोगे, तो भाई मैं पिछले 7 साल से अपना इंतजाम कर रहा हूँ, अपनी जेब से जा रहा हूँ, तो इस बार भी चला जाता। क्योंकि मैं जब मुझे स्टेज याद आता है ना, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे अब स्टेज नजर आता है ना, तो फिर मैं कुछ नहीं देखता, कहीं से भी इंतजाम कर रहा हूं। रमीज भाई आपकी बात काट के, रमीज भाई ने पाकिस्तान को बहुत इवेंट दिए, और पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी रमीज भाई को बहुत जाना जाता है। रमीज भाई सॉरी टू से, बट मैंने सुना था कि आपने एक इवेंट के लिए अपनी गाड़ी सेल कर दी थी। बिल्कुल ऐसी है, गाड़ी सेल की है मैंने, अपने बहुत से गुड्स सेल किए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ गाड़ी। मैंने जो कुछ बनाया था मेहनत करके, वो सब मैंने सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया, इस फील्ड से बनाया, ऐसा नहीं है इस फील्ड से नहीं बनाया, वो सब मैंने जो है वो सेल किया। इस इंटरनेशनल नशे है मुझे इस स्टेज का, और मेरा एक ड्रीम है कि जब तक वो अचीव नहीं करूंगा खेलता रहूंगा, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह को बहुत कामयाबी दे। बहुत से लोग की अचीवमेंट्स होती है, गाड़ी, घर और ये बाइकें और ये सारी स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट्स होती है, लेकिन रमीज भाई ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में मेडल लाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने गुड्स, अपने ईच एंड एवरीथिंग सेल कर दिए। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है, वो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता बस, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना सोचा। लेकिन ये इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें, इतनी फेवरेटिज्म, ये तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा इससे। तो फिर ये होगा कि हमारा जो एथलीट है, जो अच्छे एथलीट है, वो कभी एक्सपोज नहीं हो पाएंगे।
यही मसला है, पाकिस्तान का टैलेंट जो जाया हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी एज निकल गई, उनको किसी ने पाबंद किया हुआ है कि आप यहाँ के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। हालांकि ये बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ। वो डिफरेंट स्टेज पे जाएं, ओपनली जाएं, हर जगह जाएं इंटरनेशनल। किसी प्लेयर पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 फेडरेशन के मुकाबले में 10 के 10 खेले बंदा, क्या पता कहाँ क्लिक हो जाए, कहाँ उसको ऑफर हो जाए, कहाँ उसको कोई ले जाए ऊंचाई पर, कोई हायर कर ले, कोई स्पॉन्सर कर ले। ऐसे इवेंट्स के अंदर स्पॉन्सर्स घूम रहे होते हैं, जिम ऑनर्स घूम रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग घूम रहे होते हैं, वो आपको जॉब ऑफर कर दें, कुछ भी कर दें, XYZ। आपको बाउंड कर दिया जाता है, भाई आप IFBB के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे, आप WBBF के अलावा कहीं नहीं खेलेंगे। अगर आप वहां खेले तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इस फेडरेशन में, आप ऑफिशियल नहीं बन सकते, आप ये नहीं बन सकते, आप पे बैन हो जाएगा, आप पे ये हो जाएगा। तो भाई मेरा मानना अब ये है, पहले मैं इसी सोच का शिकार था, पिछले 7 साल मैंने इस सोच पे बर्बाद किए। मुझे दुबई मसल शो की भी इजीली ऑफर है, मैं आराम से खेल सकता हूँ। मेरे पास किसी की NOC लेने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इजीली खेल सकता हूँ इवेंट। उसके बाद मैं IFBB का जो भी लास्ट इवेंट पाकिस्तान में हुआ, मैं वहां भी compete कर सकता था। मैं डिफरेंट WFF के इवेंट्स हुए, उसमें भी इंटरनेशनली compete कर सकता था, लेकिन मुझे पाबंदी लगाई गई मुझ पे और मुझे रोका गया था कि अगर आप कहीं गए तो आप बहुत हाईलाइट है, आप एक स्टार पर्सनैलिटी है, आप पे सबका फोकस होता है, आपको बैन करेंगे। अगर कोई आम प्लेयर चला जाए तो उसको बैन नहीं होगा, और आप बैन होंगे। मेरी ये समझ नहीं आता कि वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और ये जितने भी बड़े बड़े स्टार थे क्रिकेट के, वो पाकिस्तान के लिए भी खेलते थे और पूरी दुनिया की लीग भी खेलते थे। एग्जैक्टली। उनको तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाबंद नहीं किया कि अगर आप फलानी लीग खेले या फलाना IPL भी खेले, हमारे प्लेयर आप इंडिया में जाके IPL खेले या आप फलानी लीग गए, UAE गए, यहाँ गए, तो हम आपको बैन कर देंगे। बल्कि उनको तो वहां से पैसे मिलते थे और सपोर्ट दी, उनको NOC दी उन्होंने बाकायदा कि भाई हमारी NOC है आपके पास और आप जाएं और खेलें। उससे क्या हुआ, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी फेमस हुए पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लीग खेलने से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। सही। अगर यही बॉडी बिल्डरों के साथ हो जाए तो बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के मशहूर होंगे। इसी पिच पे इंडिया चला और आज इंडिया हमसे लाख दर्जे सक्सेसफुल और हर जगह कामयाब है, हर फेडरेशन में है। मैं इंडिया की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग में रहते हैं, बहुत ज्यादा उनकी अच्छी ट्यूनिंग होती है और उनके पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पाकिस्तान में ये है, मैंने आपसे सुना कि अगर आप किसी फेडरेशन का हिस्सा हैं तो आप उसी फेडरेशन में खेल सकते हैं, वो अपने पास बॉन्ड रखेंगे, आपको कभी भी आगे जाने नहीं देंगे। रमीज भाई, अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना होती, अगर आपके पास को इस तरीके से रोका नहीं जाता तो आज तो बहुत आगे होते, आप तो शायद पाकिस्तान में भी नहीं होते। अगर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो मेरे पास बोरी भर के मेडल होते 7 साल में। ये पिछले जो 7 साल गुजरे जिसमें मैंने जितनी भी तैयारियां की हैं, मैं उस तैयारी के हिसाब से अगर किसी और जगह पार्टिसिपेट करता तो मुझे ये फालतू के फजूल रीजन सुनने को नहीं मिलते कि आपने कॉस्ट्यूम को हाथ लगाया तो आपको मेडल नहीं मिला, आज आपको हमने लोडिंग करा दी गलत तो एक्सपेरिमेंट हो गया। 7-7 लाख के तजुर्बे नहीं होते मुझ पे जो है वो ये आजमाया नहीं जाता है, कभी रीजन दिया आपको आजमाया जा रहा है। सही है। तो भाई इस तरह उसका करियर ही खत्म कर दो, आप बुढ़ा कर दो, उसको खत्म ही कर दो। मतलब जब तक वो मेडल लेने की कंडीशन में आए, आजमा लो, एक्सपेरिमेंट कर लो, उसको जो है क्या कहते हैं कॉस्ट्यूम पे हाथ लगाने से उसका मेडल ना लेने दो। तो जब ये आप करोगे तो इससे प्लेयर बनता नहीं, प्लेयर बर्बाद हो जाता है। अच्छा, ये रमीज भाई, ये सिलेक्टर्स जो होते हैं इनको अंदाजा होता है बॉडी बिल्डर की लाइफ का कि वो किस हालात से गुजरा है, उसके माली हालात क्या हैं, वो कितना हार्ड वर्क करता है। बिल्कुल इनको आइडिया होता है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें, फेवरेटिज्म और सब कुछ पता होता है इनको। लेकिन मोस्ट ऑफ द अब जो लोग आ गए हैं ना फेडरेशंस के अंदर, मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से कुछ ऐसे लोग इन हो रहे हैं कि जिन्होंने आज तक कोई डंबल भी लिफ्ट नहीं किया, उनको नाम नहीं पता वर्कआउट का, उनको ट्रेनिंग नहीं आती, उनकी अपनी फिटनेस नहीं है। सही है। उनको फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो इतने बड़ी बड़ी सीटों पर जाके बैठ गए, वो सेलेक्टर्स भी बन गए, वो जजेस भी बन गए। सही है। वो जज भी बन रहे हैं और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको जज बना दिया गया, किसी को मैनेजर बनाया जा रहा है, किसी को कोच बनाया जा रहा है।
आप यकीन करें जो मैनेजर और कोच हैं उनको ये नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, सही है। और वो मैनेजर कोच हैं। इसी तरह जज है, उस जज को ये नहीं पता कि कंपटीशन की तैयारी कैसे होती है, उसमें कितने सेक्रीफाइस होते हैं, कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क, क्या क्या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और क्या क्या डाइट होती है। उसने अपने आप को कभी कंडीशन नहीं किया, उसको जज बना दिया। ऐसी तो चीजें चल रही, जब ऐसी चीजें चलेंगी तो पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग तबाह बर्बाद होगी। फेवरेटिज्म चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अभी और यही नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे इंटरनेशनल बॉडी कहती है कि आपको हम टोटल इतने मेडल देंगे, सही है। ऐसा भी होता है। अच्छा, अब मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, सही। ओवरऑल कोई एक नहीं, चाहे वो कोई भी हो, IFBB हो या कोई भी इंटरनेशनल सही बॉडी है। हो, वो एक कोटा रखती है हर कंट्री का। सबको अच्छा, वेलकम करना होता है, सबको सही है। एंटरटेन करना होता ताकि है, next ताकि time नेक्स्ट आसान- टाइम वो उनके exactly। साथ ज्वाइन रहे, सही है। पार्टिसिपेट रहे। तो उस कोटे के अंदर फेवरेटिज्म फिर शुरू हो जाता है। अपनी अपनी फेवरेट प्लेयर्स को जो है वो मेडल्स दे दिए जाते हैं। सही है। तो ऐसी चीजें होती हैं। इस बार जो मैं कॉम्पीट करने जा रहा हूँ, मेरे सर पे ना तो कोई ऑफिशियल खड़ा है, सही है। मैंने इंडिविजुअल एंट्री कराई है, सही। सही है, और मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि कल को मेरे ऊपर ये इल्जाम ना आए कि रमीज अगर मैं जीता, नहीं, हो सकता है भाई वहां जाके भी मैं हार जाऊं, मेरी पोजीशन ना लगे, वहां बड़ा टफ टाइम है। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई छोटी मोटी हल्की बात चैंपियनशिप नहीं तो है नहीं, नोबी की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। तो अगर मैं वहां हार गया या अगर मैं वहां जीत गया, तो लोग ये ना बोले कि यार रमीज कोटा सिस्टम पे मेडल लाया, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक तो नया खिलाड़ी हूँ उनकी फेडरेशन में, उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सही है। मेरे लिए वो लोग नए हैं, मैं उनके लिए एक आम खिलाड़ी हूं। सही। सही है। तो मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूं कि जहां फेयर डिसीजन हो, फेयर सही। फैसले हो और हक मिले आपको आपका। ऐसा ना हो कि यार आप कितने ही अच्छे हो जाएं, मगर कोटा खत्म हो गया तो आपका मेडल खत्म हो गया। नहीं, इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, और अल्लाह आपको कामयाब करे। रमीज भाई, तैयारी में कितना खर्चा आ जाता है आपकी? यार तैयारी में कम से कम, अगर आपकी तैयारी है 6 महीने की, तो कम से कम आप लगा लें 6-7 लाख रुपए तो आपके 6-7 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं। और फिर आपकी ट्रैवलिंग है, फिर एकोमोडेशन है, और जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के हिसाब से खर्चा है। कुछ नहीं 14-15 लाख रुपए एक बंदे के पास होने चाहिए जब वो इंटरनेशनल मुकाबला खेले। सही है। पाकिस्तान तो वो में भी दिया है। हालात इस तरीके से चल रहे हैं कि हर बंदा जो है वो सिर्फ जमा करने में लगा हुआ है कि बस यार अल्लाह ना करे पाकिस्तान को कभी कुछ हो गया तो कम से कम इतना जखीरा मेरे पास हो कि मैं अपनी फैमिली ये सब कुछ सर्वाइव करूं। लेकिन इन हालात में भी आप माशाल्लाह से वो कर रहे हैं। आपको कौन मोटिवेट करता है? मतलब आपका देखिए, सपोर्ट सिस्टम कौन है? इसमें सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मेरे पास है वो मेरे माँ बाप है। माशाल्लाह, अल्लाह उनकी सलामत मेरे साथ रखे। हमेशा दुआ होती है। और जब मैं डिप्रेशन में गया था तो मेरे अम्मी अब्बू ने और मेरी वाइफ ने, सब ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी फैमिली ने मुझे, मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत है, मेरे बहन भाई होगी माशाल्लाह। जो मुझे हमेशा ये कहते हैं, जब भी मैं किसी तकलीफ में, बीमारी में या डिप्रेशन में मैं गया, सारी चीजें, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि यार तुम करो, खेलो। पहले वो मुझे रोकते थे, अब वो मुझे बोलते हैं खेलो। सही है। सही है। तो इस बार भी मेरी अम्मी ने मुझे बड़ी दुआ दी है, मेरे अल्लाह अब्बू ने कामयाब मेरे लिए बड़ी दुआ की, सही। मेरी वाइफ ने मेरी बड़ी खिदमत की है इस बार। मतलब अगर आज मैं अच्छा हुआ हूँ कंडीशन में तो उसकी वजह से हुआ हूँ। उसने मेरा दिन रात ख्याल रखा, मेरे खाने का, पीने का, मेरे सोने का। इनफैक्ट मुझे जो ऑयल दिया गया था उससे मेरी रोज मालिश करना, अपनी नींद खराब करना, मेरे लिए जागना। मैं लेट आऊं रात को तो मुझे डाइट देना। मतलब मेरी डाइट रात 3 बजे तक जाके पूरी होती है। सही। तो मुझे रात 3 बजे तक के लिए डाइट के लिए जागना और सारे इंतजामात करना, जिम जाते हुए मेरी डाइट बना के रेडी करना टाइम टू टाइम, जैसा मैं बोलूँ वैसी मील तैयार करना। फिर जब इंसान एंड के डेज आते हैं तो वो बड़ा एंग्री हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो गुस्सा बर्दाश्त करना और सारी चीज़ों को झेलना, तो ये आसान नहीं होता। बड़े सेक्रीफाइस, बहुत सेक्रीफाइस होते हैं इस फील्ड के अंदर। इंतहाई महंगा और इंतहाई मुश्किल शौक है। वही जैसे मैंने बात करी कि ये शौक बहुत महंगा है और बहुत हार्ड वर्क वाला है। लोग गाड़ियां नहीं लेते हैं अक्सर। बहुत शौक तो शौक है, वो कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी सिलेक्टर्स हैं, जितने भी जजेस वगैरह हैं, वो कभी भी नहीं जानते कि एक एथलीट के पीछे कितना हार्ड वर्क होता है, उसकी फैमिली कितनी सेक्रीफाइस करती है सुबह से शाम तक। और पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं कि इतने सब कुछ करने के बावजूद एथलीट फिर भी करता है सारी चीज़ें। तो रमीज भाई, क्या मैसेज देंगे जितने भी लोग हैं, कि या किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप कोई मैसेज देना चाहें?
बस मैं ये मैसेज दूंगा तमाम लोगों को जो इस फील्ड का शौक रखते हैं और जो चाहते हैं आगे बढ़ना, जो हमारे जो बॉडी बिल्डर हैं, जो यानी इस फील्ड में आना चाहते हैं, न्यू जनरेशन के लिए मैसेज है कि आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि हम लोग जब तक इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो हम आपके लिए ऐसी चीजें लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह। इनफैक्ट अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया इंशाल्लाह। तो मेरा कमाई का 50% मैं प्लेयर्स पे खर्च करूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथ से, और करता आया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे हाथ से काफी लड़के मैंने तैयार किए हैं जिनको मैंने स्पॉन्सर किया है, और छोटे मुकाबलों में कराची के, सिंध के और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबलों में मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं लड़कों पे अपनी जेब से, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते सही थे। है। तो इसी तरह मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपनी फील्ड की खिदमत करूं, सही है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक स्टेप लूंगा ऐसा कि इंशाल्लाह। जिसमें प्लेयर्स के लिए मैं बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आऊंगा। और प्राइवेट सेक्टर से मेरी अपील है कि गवर्नमेंट तो हमारी वैसे ही बुरे हाल में है, वो बिल्कुल। हमारे मुल्क को संभाल ले बड़ी बात है, टैलेंट को क्या संभालेगी या प्लेयर को क्या संभालेगी। हमारे यहाँ तो नाचने वाली को जो है वो 2 करोड़ बिल्कुल। रुपए 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, टैलेंट को कुछ नहीं मिलता, टैलेंट रोता रहता है और जाया हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई अपनी ट्रॉफी बेच रहा होता है, कोई बर्बाद हो जाता है, कोई अपने मेडल बेच के बदजन होके फील्ड को छोड़ देता है। तो गवर्नमेंट से तो कोई तवक्का है नहीं इंसान को, तो जो हमारे एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है और दिया है, तो वो कम से कम इस चीज को सोचें। वो अगर स्टेप उठाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा और आपका टैलेंट आगे बढ़ेगा, और जब टैलेंट आगे बढ़ेगा तो आपका मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे, आपके मुल्क में पैसा भी आएगा, डिफरेंट कंपनीज आएंगी, स्पॉन्सर आएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप एथलीट को स्पॉन्सर कर रहे हैं और एथलीट किसी डिफरेंट कंट्रीज में जीत के आ रहे हैं, तो वो वहां की जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में आएंगी, फिर उन एथलीट के लिए आएंगी और फिर वो बिजनेस जनरेट होगा, इससे पाकिस्तान में भी पैसा आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे यहाँ मैकडोनल्ड है, KFC है, बड़े बड़े जो ब्रांड बने हुए हैं उनको चाहिए। और ये जो पाकिस्तान की, अल्लाह माफ करे, जो फिल्म इंडस्ट्री है, खुदारा ये शान से बाहर आ जाए। ये इतने जबरदस्त बॉडी बिल्डर जो तैयार हो रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे एथलीट आपके पास मौजूद हैं इस फील्ड के, यहाँ से हायरिंग करें, लड़कों को अपनी मूवीज में लें। आप देखें बाहर मुल्क में हॉलीवुड की मूवीज कहाँ से तरक्की करी है, जब उन्होंने आर्नल्ड को, रॉक को, बड़े बड़े स्टार्स को, जो इस इंडस्ट्री के स्टार थे, बॉडी बिल्डर थे, उनको हायर किया और उनको मूवीज करवाई, उनको एक्शन मूवीज करवाई, तो उनकी मूवीज ने कितना बिजनेस किया, कितना पैसा कमाया। आप लोग भी अकल का इस्तेमाल करें, ये कुएं के मेंढक ना बने, अपने कुएं से बाहर आ जाए। और ये जो पूरे पाकिस्तान में जो एक से एक लड़का घूम रहा है, गुड लुकिंग भी है, उनकी फिजिक भी अच्छी है, उनसे आप जबरदस्त एक्शन मूवीज बना सकते हैं और वो आपकी मूवीज जो है बहुत बिजनेस कर सकती हैं। इस तरह वो एथलीट की भी हेल्प हो जाएगी, उस तरह उसका करियर भी खत्म नहीं होगा और इस तरह आप भी ज्यादा अर्निंग करेंगे। तो जितने प्राइवेट सेक्टर हैं और जितने लोग हैं वो इस पे काम करें, इससे उनको बड़े बेनिफिट्स होंगे। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, अगर कोई प्राइवेट स्पॉन्सर किसी एथलीट को स्पॉन्सर करता है तो अब उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो वो अपनी ब्लैक मनी वाइट कर रहा होता है। करोड़पति लोगों के पास ब्लैक मनी है ना, उसको वो वाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, जिनका हलाल का पैसा है, वाइट मनी है, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपने टैक्स को बचा रहे होते हैं स्पॉन्सर देके। वो टैक्स में जब ये शो कराएंगे तो उनका टैक्स भी कम हो जाएगा। तो इस मद में ही कर दो आप स्पॉन्सर टैलेंट को, इस मद में ही कर दो, बजाय इसके कि नाचने वालियों पे या ग्रीन आंखों वालों पे पैसा खर्च करो। भाई ग्रीन आंखें तो नारायण कागान में नीली और हरी आंखें तो हर दूसरे बच्चे की, और नाचने वाली तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, बजाय इन पे पैसा खर्च करने के अपने टैलेंट पे पैसा खर्च करो भाई। जिस तरह क्रिकेट हमारी तरक्की करी है ना, क्रिकेट बोर्ड हमारा स्ट्रांग है, तो उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इसके पीछे प्राइवेट स्पॉन्सर्स को हायर किया, सारी चीजें की। क्रिकेट में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फिर कल को हर गेम में इंटरेस्ट लेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट में ही नाम होता है, उसके अलावा बाकी फील्ड में नाम नहीं कर पा रहे लोग। इसलिए नहीं कर पा रहे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेड किया हुआ है इस जगह को। एक आध कोई सुनने को मिलता है, भाई लियारी से बॉक्सर को स्पॉन्सर हो गया, भाई फुटबॉलर को स्पॉन्सर हो गया। भाई इधर भी तो आओ, और भी तो गेम है, MMA है, आर्म रेसलिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, और भी हॉकी है। हमारी जो हमारा नेशनल गेम है वो तबाह बर्बाद, बिल्कुल
उसका बुरा हाल है। हमारे नेशनल गेम के ऊपर कोई फोकस नहीं है किसी का, सारा फोकस क्रिकेट में है। अब मैं बताऊं क्रिकेट पे भी क्यों है, अब मैं तो बोल दूंगा ऐसे ऐसे मुझे राज पता है भाई। गैम्बलिंग है ना, जुआ है, सट्टा है, इसलिए वहां पैसा लग रहा है। कल को बॉडी बिल्डिंग में भी जुआ या सट्टा आ गया ना, जैसे हॉर्स राइडिंग में आ गया, हॉर्स राइडिंग में जुआ सट्टा लगता है, खूब पैसा कमाते हैं लोग। कल को बॉडी बिल्डर पे भी लग गया तो बॉडी बिल्डर भी अरबोपति हो जाएगा, क्रिकेटर से भी ज्यादा कमा लेगा वो। आप मेरी बात याद रखिएगा, एक क्रिकेट टीम 15 रुकनी 16 रुकनी टीम जाके एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलती है और उसमें भी जीत नहीं पाते, एंड टाइम पे हार जाते हैं। एक बॉडी बिल्डर 500 एथलीट से फाइट करके वर्ल्ड चैंपियन बनता है। एक बॉडी बिल्डर 400-500 एथलीट को मुंह देता है पूरी दुनिया के और फिर एशिया का चैंपियन बनता है। तो ये है फर्क। ये है इसलिए कहा जाता है कि ये महंगा और मुश्किल शौक है। तो खुदारा इन चीजों को देखें, आप प्राइवेट सेक्टर्स देखें, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती प्लेयर्स को। गवर्नमेंट हमारे मुल्क को ही सेट कर ले, हमारी रोडे सही कर ले, हमारी महंगाई कम कर दे, बस यही बहुत है। नहीं, अल्लाह से उम्मीद है कि बेसिकली पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग जो है डे बाय डे प्रमोट हो रही है, लेकिन बहुत स्लो चल रही है। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छे लेवल पे पहुंचेगी। और माशाल्लाह से रमीज़ भाई जैसे जो लोग हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो हमारे लिए प्लेयर्स हैं। जो जितने भी छोटे एथलीट्स हैं ना, वो हमें प्राउड, बेसिकली मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि रमीज़ भाई आप जैसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, जिस वजह से मैं आपके पास आया। तो आप हमारे लिए प्लेयर्स हो, इंशाल्लाह आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोचोगे, अच्छा ही सोचा होगा अल्लाह ने, आपने हमारे लिए इंशाल्लाह। खैर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, बताइए कैसी लगी वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।